हैं 11th बायोलॉजी चैप्टर 14 रेस्पिरेशन इन प्लांट्स. All of us breathe to live, but why is breathing so essential to life? What happens when we breathe? Also, do all living organisms including plant and microbes breathe? If so, how? वो कह रहा है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं सबके सब मतलब सांस लेते हैं और ये होता भी है कि ज़रूरी है हमारी लाइफ के लिए, हमारे को चलता रहने के लिए कि हम सांस लें. तो उसने बोला कि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म सांस लेते हैं कि जो माइक्रोब्स छोटे छोटे से लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं क्या वो भी ब्रीथिंग प्रॉपरली करते हैं. All living organisms need energy for carrying out daily life activities, be it absorption, transport, movement, reproduction और even breathing. उसने बोला कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं सबको एनर्जी चाहिए डेली के काम करने के लिए, चाहे वो एब्जॉर्प्शन हो, चाहे वो ट्रांसपोर्ट हो, चाहे वो मूवमेंट हो, चाहे वो रिप्रोडक्शन हो, कुछ भी हो, सबको क्या चाहिए, सबको ब्रीथ करना ज़रूरी है अपनी नॉर्मल एक्टिविटी के लिए. सबको एनर्जी चाहिए अपनी कोई भी छोटे मोटे काम के लिए. वेयर डज ऑल दिस एनर्जी कम फ्रॉम. अब ठीक है उनको एनर्जी तो चाहिए लेकिन ये एनर्जी आती कहाँ से है. वी नो वी ईट फूड फॉर एनर्जी बट हाउ इज दिस एनर्जी टेकन फ्रॉम फूड. हमें ये भी पता है कि हम जब कुछ खाते हैं हम एनर्जी के लिए ही खाना खाते हैं बेसिकली, बट ये एनर्जी आती कहाँ से है, ये फूड में कहाँ से आती है. हाउ इज़ दिस एनर्जी यूटिलाइज. अगर हमने ये पढ़ा है कि फूड से हमें एनर्जी मिलती है लेकिन ये एनर्जी यूटिलाइज कैसे होती है, कैसे हम इसको यूज़ कर पाते हैं. डू ऑल फूड्स गिव द सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी. जितने भी फूड आइटम्स होते हैं क्या वो सेम अमाउंट में एनर्जी देते हैं. डू प्लांट्स ईट. क्या प्लांट खाना खाते हैं. वेयर डू प्लांट्स गेट देयर एनर्जी फ्रॉम. जो प्लांट्स होते हैं उनको एनर्जी कहाँ से मिलती है. एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म फॉर देयर एनर्जी रिक्वायरमेंट डू दे ईट फूड. उन्होंने बोला कि जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो एनर्जी जो भी उनकी ज़रूरतें हैं, डू दे ईट फूड. वो भी खाना खाते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है अगर उनको अपनी जो भी एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो पूरी करनी है. उसके बाद है यू मे वंडर एट द सेवरल क्वेश्चन रेज्ड अबव दे मे सीम टू बी वेरी डिसकनेक्टेड. अब उसने बोला कि जितने भी कुछ चीज़ें हैं, जितने भी क्वेश्चंस ऊपर उठे हैं, ये सारे आपस में ना कनेक्टेड नहीं है. बट अगर हम देखें तो जो ये ब्रीथिंग का प्रोसेस है वो सारी चीज़ों से कनेक्टेड है, जहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, एनर्जी रिलीज़ हो रही है और या फिर हमारी एनर्जी फूड में से रिलीज़ हो रही है और बॉडी में यूटिलाइज हो रही है. अब ये कैसे कनेक्टेड है ब्रीथिंग और ये सब कुछ. लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड हाउ दिस हैपन्स. अब हमें थोड़ा समझना है कि एक्चुअली ये होता कैसे है. All the energy requirement for life processes is obtained by oxidation of some macromolecule that we call food. यानी कि जितनी भी हमारी बॉडी की एनर्जी, जो भी हमें बॉडी चाहिए लाइफ प्रोसेसेस के लिए, जो भी हम काम करते हैं उसके लिए, वो हमें कहाँ से मिलती है, ऑक्सीडेशन से मिलती है. किसके, मैक्रोमोलिक्यूल. कुछ मैक्रोमोलिक्यूल्स के ऑक्सीडेशन से हमें एनर्जी मिलती है, दैट वी कॉल फूड, जिसको हम फूड बोलते हैं. ठीक है. ओनली ग्रीन प्लांट्स एंड साइनोबैक्टीरिया कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड. जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं या साइनोबैक्टीरिया हैं वो अपना खाना खुद प्रिपेयर कर सकते हैं. बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस दे ट्रैप लाइट एनर्जी एंड कन्वर्ट इट इनटू केमिकल एनर्जी. बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस मतलब फोटोसिंथेसिस के थ्रू जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं ये लाइट एनर्जी को ट्रैप करते हैं, पकड़ते हैं और उसके बाद वो उसको कन्वर्ट कर लेते हैं केमिकल एनर्जी में, जो उनके अंदर, उन प्लांट्स के अंदर स्टोर होती है. किसकी फॉर्म में, कार्बोहाइड्रेट्स के बॉन्ड्स में, ग्लूकोज, सुक्रोज एंड स्टार्च के बॉन्ड्स में. वी मस्ट रिमेंबर दैट इन ग्रीन प्लांट्स टू नॉट ऑल सेल, टिश्यू एंड ऑर्गन फोटोसिंथेसाइज. हमें ये भी याद रखना चाहिए कि जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं चाहे कुछ भी हो, सारे सेल, टिश्यू या ऑर्गन्स होते हैं वो फोटोसिंथेसाइज नहीं होते. सॉरी, वी मस्ट रिमेंबर दैट इन ग्रीन प्लांट्स टू नॉट ऑल सेल्स, टिश्यू एंड ऑर्गन फोटोसिंथेसाइज. सारी चीज़ें जितनी भी ग्रीन प्लांट्स में होती हैं, चाहे वो सेल हो, टिश्यू है, हर कोई फोटोसिंथेसाइज नहीं करता. कुछ ही सेल जिनके अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है वो फोटोसिंथेसिस करते हैं. दैट आर मोस्ट ऑफन लोकेटेड इन द सुपरफिशियल लेयर. सबसे ऊपर की लेयर में ये प्रेजेंट होते हैं. क्या, क्लोरोप्लास्ट. एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फोटोसिंथेसिस. दे बोथ, यानी फोटोसिंथेसिस क्लोरोप्लास्ट की हेल्प से होता है. Hence, even in green plants, all other organs, tissues and cells that are non-green need food for oxidation. इसलिए उसने बोला कि जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं या फिर जितने भी ऑर्गन्स हैं, टिश्यूज हैं, सेल हैं, जो भी
नॉन ग्रीन है इनको फूड चाहिए होता है ऑक्सीडेशन के लिए। फॉर एग्जांपल एक प्लांट के अंदर बहुत सारे पार्ट्स हैं, अब जिस पार्ट में क्लोरोप्लास्ट है वही फोटोसिंथेसिस कर पाएगा, बाकी के जो पार्ट्स हैं उनको भी तो फूड चाहिए, उनको भी तो एनर्जी चाहिए, क्योंकि वो खुद तो नहीं कर पा रहे हैं। Hence food has to be translocated to all non-green parts। तो इसलिए जहाँ जहाँ पे ज़रूरत है, जहाँ जहाँ पे ग्रीन पार्ट नहीं है, वहाँ पे फूड को ट्रांसलोकेट करने की, ट्रांसलोकेट मतलब मूव करने की ज़रूरत है। एनिमल्स आर हेट्रोट्रोफिक, दे ऑब्टेन फूड फ्रॉम प्लांट्स। ये जो एनिमल्स होते हैं हेट्रोट्रोफिक, वो खुद खाना नहीं बनाते, ये प्लांट्स पे डिपेंडेंट होते हैं। दे डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर देयर फूड। एनिमल्स होते हैं ना, दे आर डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स, ठीक है, डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली। या तो वो देखो कोई एनिमल है वो दूसरे एनिमल को खाएगा जो प्लांट्स को खाता है, या फिर एनिमल्स डायरेक्टली प्लांट को खाते हैं। सेप्रोफाइट्स लाइक फंजाई आर डिपेंडेंट ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर। सेप्रोफाइट्स का मतलब क्या हुआ, वो सेप्रोफाइट जैसे कि जो किसी डेड डिके पे, फंजाई उसका एग्जाम्पल लिखा है, जो ऑलरेडी खत्म हो चुका है, जैसे कि लकड़ी का टुकड़ा या कोई ब्रेड या कोई जैसे जो ऑलरेडी सड़ी हुई लीव्स हैं उन सब पे जो लग जाती है, दैट इज कॉल्ड सेप्रोफाइट, दैट फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर, ठीक है। What is important to recognize is that ultimately all the food that is required for life processes come from photosynthesis। बात जानने वाली ये है कि जो भी चीज़ें हो, कोई भी फूड हो जो हम लाइफ प्रोसेसेस के थ्रू रेस्पायर करते हैं, वो कहाँ से आता है, वो फोटोसिंथेसिस से आता है। This chapter deal with cellular respiration or the mechanism of breakdown of food material within the cell to release energy। ये जो चैप्टर है ये डील करता है किससे, सेल्यूलर रेस्पिरेशन से। बेसिकली सेल्यूलर रेस्पिरेशन ब्रीथिंग ही नहीं होता, ये होता है फूड का ब्रेक डाउन होना, फूड का छोटे छोटे टुकड़ों में बंटना, यानी कि कॉम्प्लेक्स टू सिंपल कन्वर्ट होना, जिससे क्या हो, जिससे सेल में एनर्जी रिलीज हो, और जो भी एनर्जी ट्रैप है किसमें, मतलब इस एनर्जी को हम ट्रैप कर लेते हैं ताकि बाद में एटीपी की तरह यूज करें, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, दैट इज द करेंसी ऑफ एनर्जी। तो इस चैप्टर में सेल्यूलर रेस्पिरेशन यानी कि एनर्जी कहाँ से आती है वो प्रोसेस पूरा हम अच्छे से स्टडी करेंगे। फोटोसिंथेसिस इज ऑफ कोर्स टेक प्लेस विद इन द क्लोरोप्लास्ट, वेयर इज द ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल टू यील्ड एनर्जी टेक प्लेस इन साइटोप्लाज्म एंड इन द माइटोकॉन्ड्रिया। उसने क्या बोला, जो फोटोसिंथेसिस है वो कहाँ पे होता है, वो क्लोरोप्लास्ट में होता है, बल्कि जो ब्रेकडाउन होता है कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स का एनर्जी रिलीज करने के लिए वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कहाँ पे, साइटोप्लाज्मा एंड माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या कहते हैं, एनर्जी पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, क्योंकि एनर्जी रिलीज करता है। तो उसने बोला कि क्लोरोप्लास्ट की हेल्प से फोटोसिंथेसिस प्रोसेस तो हो गया, लेकिन जो एक्चुअल एनर्जी रिलीज हो रही है वो, और जो ये ब्रेक डाउन हो रहा है बॉन्ड छोटे छोटे मतलब बड़े मॉलिक्यूल से छोटे का, वो साइटोप्लाज्मा में हो रहा है और माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है। द ब्रेकिंग ऑफ द CC बॉन्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड थ्रू ऑक्सीडेशन विद इन द सेल लीडिंग टू रिलीज ऑफ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। वो कह रहा है कि जो ये CC बॉन्ड टूटते हैं, ठीक है, इनका जो ब्रेक डाउन होता है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का, किसके थ्रू, ऑक्सीडेशन के थ्रू, के अंदर, सेल के अंदर, उसके क्या होता है, उससे रिलीज होता है क्या, लीडिंग टू रिलीज ऑफ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन प्रोसेस में आपके कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ऑक्सीडेशन के थ्रू सेल्स में ही टुकड़ों में होते हैं, जिसकी वजह से एनर्जी रिलीज होती है। The compounds that are oxidized during this process are known as respiratory substrate। जो कंपाउंड इस टाइम पे ऑक्सीडाइज करते हैं इस प्रोसेस के टाइम पे, उसको हम रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट बोलते हैं। यूजुअली कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑक्सीडाइज टू रिलीज एनर्जी, बट प्रोटीन, फैट्स एंड इवन ऑर्गेनिक एसिड कैन बी यूज्ड एज रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट इन सम प्लांट अंडर सर्टेन कंडीशन। उसने बोला कि यूजुअली क्या होता है, जो ये कार्बोहाइड्रेट्स है ना, ये ऑक्सीडाइज्ड होते हैं ताकि एनर्जी रिलीज हो सके, पर जो प्रोटीन, फैट और ऑर्गेनिक एसिड होते हैं उनको हम यूज़ कर सकते हैं रेस्पिरेटरी सब्सटेंसेस की तरह कुछ प्लांट्स में, कुछ सर्टेन कंडीशंस में, ठीक है। ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन विद इन अ सेल ऑल द एनर्जी कंटेन during oxidation within the cell, all the energy contained in respiratory substrate is not released free into the cell or in single step। यानी कि जब सेल का ऑक्सीडेशन हो रहा होता है, ये सारे प्रोसेस होते हैं, तो जितनी भी एनर्जी होती है सबस्ट्रेट के अंदर वो एकदम से सेल के अंदर नहीं छोड़ देते। मतलब कुछ एनर्जी मिली किसी भी रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट से, तो वो डायरेक्टली हम सेल में फ्री नहीं छोड़ देते या फिर एक सिंगल स्टेप में नहीं छोड़ते, वो रिलीज होती है सीरीज में। इट इज रिलीज्ड इन अ सीरीज ऑफ स्लो स्टेप वाइज रिएक्शन। धीरे धीरे एक
एक एक करके एक एक स्टेप में वो रिलीज होती है, जो कंट्रोल करता है कौन, एंजाइम उसको कंट्रोल करते हैं। एंड इट इज ट्रैप्ड एज केमिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। और वो किस तरह ट्रैप होती है, वो केमिकल एनर्जी की तरह ट्रैप होती है। मतलब वो कह रहा है कि अगर मुझे एनर्जी मिली है तो ये नहीं कि एकदम फटाफट से एनर्जी मिल जाएगी, नहीं, एक स्टेप में एनर्जी नहीं मिलती, बहुत सारे छोटे छोटे स्टेप्स होते हैं जिसके थ्रू एनर्जी रिलीज होती है, और बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जो इस चीज़ को कंट्रोल करते हैं। Hence, it is important to understand that the energy released by oxidation in respiration is not used directly, but is used to synthesize ATP. इसलिए ये जानना समझना ज़रूरी है कि जो एनर्जी रिलीज़ हुई है ऑक्सीडेशन से, ठीक है, यानी कि जितनी भी एनर्जी रिलीज़ हुई है ऑक्सीडेशन से या फिर इन रेस्पिरेशन, वो डायरेक्टली यूज़ नहीं होती, बल्कि वो क्या करते हैं, हम पहले उसको एटीपी में सिंथेसाइज करते हैं, उसके बाद वो बाद में अलग अलग ज़रूरतों के हिसाब से टूटती है और यूटिलाइज होती है। हैंस एटीपी एक्ट एज अ एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। तो ये जो एटीपी है ये हमारी एनर्जी करेंसी होती है। जैसे कि हमारा, अगर हम पैसों की बात करते हैं, रुपीज़ इज़ द करेंसी, बाहर की कंट्रीज़ में डॉलर इज़ द करेंसी, अलग अलग होती हैं। तो यहाँ पे उसने क्या बोला कि एटीपी हमारी एनर्जी करेंसी है, हम एटीपी की फॉर्म में एनर्जी यूज़ करते हैं। ऐसे नहीं कि डायरेक्ट एनर्जी के नाम से यूज़ करते हैं या डायरेक्ट सेल से ले ली, नहीं, एक प्रॉपर तरीका होता है हर चीज़ का, तो वही हमारे सेल्स में फॉलो होता है। दिस एनर्जी ट्रैप्ड इन एटीपी इज यूटिलाइज्ड इन वेरियस एनर्जी रिक्वायरिंग प्रोसेस ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ये जो एनर्जी एटीपी में ट्रैप होती है ये कैसे यूटिलाइज होती है, ये यूटिलाइज होती है कई एनर्जी रिक्वायरिंग प्रोसेसेस से जो ऑर्गेनिजम्स के होते हैं। And the carbon skeleton produced during respiration is used as a precursor for biosynthesis of other molecule in the cell। यानी कि जो कार्बन स्केलेटन प्रोड्यूस होता है कब, रेस्पिरेशन के टाइम पे, ठीक है, कार्बन स्केलेटन जो हमारा प्रोड्यूस होता है रेस्पिरेशन के टाइम पे वो प्रिकर्सर की तरह यूज होता है। मतलब इससे स्टार्टिंग होती है किसकी, बायोसिंथेसिस ऑफ अदर मॉलिक्यूल इन द सेल। जो भी चीज़ हमें मिलती है कार्बन स्केलेटन वगैरह वो यूज़ होता है एज अ प्रिकर्सर। और प्रिकर्सर मतलब यहाँ से स्टार्टिंग होती है हमारे बायोसिंथेसिस की, किसकी बायोसिंथेसिस की, दूसरे मॉलिक्यूल्स की ऑफ द सेल। तो ये था पार्ट आपका रेस्पिरेशन इन प्लांट्स पे। पूछा उसने कि डू प्लांट्स ब्रीथ, क्या प्लांट भी ब्रीथ करते हैं। वेल द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज नॉट क्वाइट सो डायरेक्ट। एकदम डायरेक्टली हम इसका आंसर नहीं कर सकते। Yes, plant require O2 for respiration to occur and they also give out CO2। हाँ, उनको भी O2 की ज़रूरत होती है, मतलब ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। आज तक हमने पढ़ा है कि प्लांट CO2 लेते हैं और O2 देते हैं, बट प्लांट भी ब्रीथिंग करते हैं, उन्हें भी ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है और वो भी CO2 देते हैं। Hence plant have system in place that ensure the availability of O2। इसलिए plants have system in a place that ensure, मतलब जहाँ पे भी वो है जिस भी तरह से है वो इंश्योर करता है कि हमें O2 मिले। Plants, unlike animal, have no specialized organ for gaseous exchange, but they have stomata and lenticle for this purpose। ये लाइन इंपॉर्टेंट है। उसने बोला कि प्लांट्स के पास, जैसे हम अगर एक्सचेंज करते हैं गैसेस, हमारे लंग्स के थ्रू हो रहा है, ठीक है, कई एनिमल्स में स्किन के थ्रू होता है। तो वो कह रहा है कि जो प्लांट होते हैं ना उनके अंदर ये गैसियस एक्सचेंज होता है, लेकिन उनके पास स्टोमेटा होता है फॉर दीज गैसियस एक्सचेंज एंड लेंटिकल्स। लेंटिकल्स उनकी बाक पे होते हैं, ठीक है, कुछ होल्स होते हैं उनकी बाक पे जो उनको इस चीज़ में हेल्प करते हैं। देर आर सेवरल रीजन वाई प्लांट कैन गेट अलॉन्ग विदाउट रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। अब वो कह रहा है कि प्लांट को रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की ज़रूरत क्यों नहीं है, ऐसा क्या रीज़न है कि प्लांट को इसकी ज़रूरत नहीं है। सबसे पहला तो ईच प्लांट पार्ट टेक केयर ऑफ इट्स ओन गैस एक्सचेंज नीड। हर प्लांट अपनी गैस एक्सचेंज जो भी उसे करनी है उसका ध्यान खुद रख सकता है। बहुत ही कम ट्रांसपोर्ट होता है गैसेस का एक प्लांट पार्ट से दूसरे प्लांट पार्ट में, यानी कि हर पार्ट खुद ही अपना ध्यान रख लेता है। ऐसा नहीं है कि एक पार्ट बनाएगा एक पार्ट गैस देगा, नहीं, ये अपने आप ही इसमें टेकन केयर है। देयर इज़ अ वेरी लिटिल ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस फ्रॉम वन प्लांट पार्ट टू अनदर, यानी यहाँ पे बहुत ही कम ट्रांसपोर्ट होता है गैसेस का एक जगह से दूसरी जगह में। सेकेंड, प्लांट डू नॉट प्रेजेंट ग्रेट डिमांड्स फॉर गैस एक्सचेंज। जो प्लांट्स होते हैं बहुत ज़्यादा हमारी तरह उनको ज़रूरत नहीं होती कि ये देंगे वो लेंगे, या बहुत ज़्यादा ग्रेट डिमांड में गैस एक्सचेंज नहीं होती।
रूट स्टेम्स एंड लीव रिस्पायर एट रेट्स फार लोअर देन एनिमल डू। जो ये रूट्स होती हैं, स्टेम्स होते हैं, लीव्स होती हैं, ये एक ऐसी रेट पे रिस्पायर करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं जो एनिमल से बहुत कम है, तो इसलिए उनको बहुत ज़्यादा अमाउंट में गैसेस नहीं चाहिए। Only during photosynthesis are large volume of gases exchange and each leaf is well adapted to take care of its own need during these period। हाँ, फोटोसिंथेसिस के टाइम पे बहुत ज़रूरत होती है कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में गैसेस एक्सचेंज होती है, पर वो ये भी कह रहा है कि हर एक लीफ अपना ध्यान खुद रखती है कि वो अपनी ज़रूरतों को खुद पूरा कर लेगी। मतलब प्लांट में एक्सचेंज होता है, लेकिन जैसा एनिमल के लेवल पे होता है ना, उतने लेवल पे नहीं होता, और जो प्लांट में एक्सचेंज होता है वो फोटोसिंथेसिस के टाइम पे होता है। When cell photosynthesize, availability of O2 is not a problem in these cell when O2 is released within the cell। उसने बोला कि जब सेल फोटोसिंथेसिस करते हैं तो अवेलेबिलिटी ऑफ O2 एक प्रॉब्लम नहीं है इस सेल्स में, सिंस O2 इज रिलीज विद इन द सेल, क्योंकि जो O2 होती है ना वो सेल के अंदर ही रिलीज हो जाती है। that gases must diffuse even in large बल्कि plant is not great। यानी कि अगर कोई प्लांट बहुत बड़ा भी है और उसको बहुत ज़्यादा गैसेस की मतलब एक्सचेंज करने की ज़रूरत है, तब भी वो बहुत ज़्यादा नहीं है डिस्टेंस जो उसको कवर करना है। Each living cell in a plant is located quite close to the surface of the plant। हर जो सेल है, जो भी लिविंग सेल है प्लांट के अंदर, वो कहाँ है, वो सरफेस जो है प्लांट की उसके बिल्कुल पास रहता है। दिस इज ट्रू फॉर लीव्स। यू मे आस्क बट व्हाट अबाउट थिक वुडी स्टेम्स एंड रूट। ठीक है, लीव्स में तो ये है कि जो भी लिविंग सेल है वो बिल्कुल पास रहता है सरफेस के, बट वो कह रहा है कि अगर कोई वुडी स्टेम है, बहुत थिक स्टेम है और रूट्स बहुत थिक हैं, तो वहाँ पे कहाँ रहता है। इन स्टेम्स द लिविंग सेल आर ऑर्गेनाइज इन थिन लेयर इनसाइड एंड बीनीथ द बार्क। यानी कि जो स्टेम्स हैं वहाँ पे जो लिविंग सेल है वो कहाँ ऑर्गेनाइज है, बहुत पतली पतली लेयर्स में ऑर्गेनाइज है। कहाँ पे, बार्क, जो प्लांट की बार्क होती है उसके नीचे बहुत पतली लेयर्स में ऑर्गेनाइज्ड है। दे ऑल्सो हैव ओपनिंग कॉल्ड लेंटिकल। हमने पढ़ा था ना कि बार्क के अंदर जो छोटे छोटे से होल होते हैं जिसके थ्रू गैसेस एक्सचेंज हो पाता है, दैट इज थ्रू लेंटिकल्स। द सेल्स इन द इंटीरियर आर डेड एंड प्रोवाइड ओनली मैकेनिकल सपोर्ट। जो यहाँ पे सेल्स होते हैं ना इसके इंटीरियर में, वो तो डेड होते हैं और वो मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, लेकिन जो लिविंग सेल हैं वो बाहर की तरफ है, जस्ट बार्क के नीचे होते हैं। Thus most cells of plant have at least a part of their surface in contact with air। इसलिए उसने बोला कि जितने भी सेल्स हैं, एक सेल्स ऑफ अ प्लांट हैं, ठीक है, सबका कुछ ना कुछ पार्ट ऐसा है जो सरफेस से कांटेक्ट में है एयर के, मतलब वो कांटेक्ट में है, इजीली एयर पास हो पा रही है। दिस इज ऑल्सो फैसिलिटेटेड बाय लूज पैकिंग ऑफ पैरेन्काइमा सेल्स इन लीव्स, स्टेम्स एंड रूट विच प्रोवाइड एन इंटरकनेक्टेड नेटवर्क ऑफ एयर स्पेसेस। वो कह रहा है कि ये किस चीज़ की हेल्प से फैसिलिटेटेड होता है, पैरेन्काइमा बहुत लूजली पैक्ड होते हैं, जिसकी वजह से लीव, स्टेम्स और रूट जो होती है ना उसके बीच में स्पेस होती है और वो उसको एक नेटवर्क प्रोवाइड करता है, इंटरकनेक्टेड नेटवर्क ऑफ एयर स्पेसेस, यानी बहुत कम जगह होती है फॉर एयर। The complete combustion of glucose which produce CO2 and H2O as end product yield energy most of which is given out as heat। उसने बोला कि जो complete combustion होता है किसका, ग्लूकोज का, वो क्या करता है, वो CO2 प्रोवाइड करता है। अगर ग्लूकोज प्रॉपरली हो जाए, कंबस्ट हो जाए पूरा, वो मतलब उसका काम हो जाए अच्छे से, वो यूज़ हो जाए, तो वो CO2 देगा, वाटर देगा और उसके एंड प्रोडक्ट्स जो होंगे क्या क्या, मतलब वो CO2 और O2 को एंड प्रोडक्ट की तरह रिलीज करेगा। दूसरा, जो मोस्ट ऑफ द एनर्जी है वो भी हीट की तरह निकलेगी, गर्मी की तरह निकलेगी। किसमें, जब ग्लूकोज का कंबशन होता है। If this energy is to be useful to the cell, it should be able to utilize it to synthesize other molecules that the cell requires। अगर ये एनर्जी यूजफुल होनी है सेल के लिए तो वो इस तरह से यूज होगी कि जो सिंथेसाइज अदर मॉलिक्यूल देन द सेल रिक्वायर। सेल को कुछ इस जो एनर्जी है कुछ इस तरह से यूज करे कि वो जो भी चीज़ वो मतलब और कोई ज़रूरत है सेल को, कुछ और मतलब किसी और पार्टिकल की, किसी और पार्ट की ज़रूरत है, मॉलिक्यूल की ज़रूरत है, तो वो सिंथेसाइज हो पाए। मतलब एनर्जी अगर यूज़ हो रही है तो कुछ काम का सिंथेसाइज हो पाए। द स्ट्रैटेजी दैट द प्लांट सेल यूज इज टू कैटाबलाइज द ग्लूकोज मॉलिक्यूल इन सच अ वे दैट नॉट ऑल द लिबरेटेड एनर्जी गोज आउट एज हीट। ये एक स्ट्रैटेजी है। प्लांट सेल क्या करता है, जो भी ग्लूकोज की अगर वो कैटाबलाइज होता है, मतलब वो छोटे पार्ट्स में बंटता है, छोटे छोटे टुकड़ों में बंटता है, तो वो किस तरह से यूज़ हो, ऐसे यूज करता है कि सारी की सारी एनर्जी बाहर नहीं निकलती, मतलब सारी की सारी एनर्जी हीट की तरह बाहर नहीं जाती। द की इज टू ऑक्सीडाइज ग्लूकोज नॉट इन वन स्टेप बट इन सेवरल स्मॉल स्टेप, एनेबलिंग सम स्टेप टू बी जस्ट लार्ज इनफ सच दैट द एनर्जी रिलीज कैन बी कपल्ड टू एटीपी सिंथेसिस।
वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ उसने बोली कि अगर एनर्जी रिलीज हो रही है, ठीक है, लिबरेट हो रही है और हीट की तरह जा रही है, तो मेन पर्पस क्या है कि जो भी मेरी एनर्जी है वो इस तरह से यूज, सारी की सारी वेस्ट ना हो जाए एक बार में, ठीक है, कुछ उसमें से वो कंजर्व कर लेता है, दैट सारी की सारी एनर्जी हीट की तरह नहीं निकलती। इसका जो की है, मतलब जो इसका रीज़न है जिस तरह से ये काम हो पाता है, कैसे हो पाता है, ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करना एक स्टेप में नहीं, कई सारे स्टेप्स में, जिससे क्या होता है, कुछ स्टेप्स जो होंगे ना वो इतने होते हैं कि एनर्जी रिलीज हो जाती है एंड कैन बी कपल टू एटीपी सिंथेसिस। कि कुछ स्टेप, देखो अगर एक स्टेप में एनर्जी रिलीज हो गई तो काम खत्म, लेकिन अगर हम बहुत सारे स्टेप्स कर रहे हैं, बहुत सारे स्टेप के थ्रू कोई काम हो रहा है, तो क्या फ़ायदा होगा कि कुछ एनर्जी रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी के, एटीपी के साथ मिलकर रिलीज होती है। हाउ दिस इज डन, एसेंशियली द स्टोरी ऑफ रेस्पिरेशन, ठीक है। अब वो बोल रहे हैं कि यही सब है, वो हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन के बारे में। बट अगर मैं तो आप लोगों से बोलूं कि एक की फीचर जो इससे आपको समझ में आया है कि जो यूज़ होता है ना ग्लूकोज का, एक स्टेप में नहीं होता, कई सारे स्टेप्स में होता है, ठीक है। अगर ग्लूकोज किसी भी तरह ब्रेक डाउन हो रहा है या कैटाबॉलिज्म हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, अलग अलग स्टेप्स में होता है, छोटे छोटे स्टेप्स में। During the process of respiration, oxygen is utilized and carbon dioxide, water and energy are released as product। यानी कि रेस्पिरेशन के प्रोसेस में ऑक्सीजन तो यूटिलाइज होती है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी रिलीज होती है प्रोडक्ट्स की तरह, ठीक है। ये रेस्पिरेशन की बात हो रही है। जो हम नॉर्मली प्लांट अगर रेस्पायर करता है तो ऑक्सीजन यूज़ करता है, ठीक है। ये गलतफहमी में नहीं रहना है कि प्लांट के अंदर रेस्पिरेशन नहीं होता है, उनके अंदर होता है, ऑक्सीजन यूज़ होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी रिलीज हो जाते हैं। द कंबशन रिएक्शन रिक्वायर ऑक्सीजन, ठीक है, कोई भी बर्निंग का प्रोसेस है, कुछ भी है, उसमें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। बट सम सेल्स लिव वेयर ऑक्सीजन मे और मे नॉट बी अवेलेबल। बट कुछ सेल ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पे ऑक्सीजन हो सकता है अवेलेबल हो और हो सकता है ना हो। आप ऐसे ऑर्गेनिजम्स के बारे में सोच सकते हैं, वो वहाँ रह रहे हैं जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, बहुत सारे केसेस हो सकते हैं। There are sufficient reason to believe that the first cells on the planet lived in atmosphere that lacked oxygen। क्योंकि आते ही इस planet में जब इसका फॉर्मेशन हुआ था, हमारे planet का ज़रूरी नहीं है कि वहाँ ऑक्सीजन थी, तो उस टाइम भी कुछ ऑर्गेनिज्म तो एग्जिस्ट कर रहे थे ना, रह रहे थे। तो वो यही कह रहे हैं कि हमारे पास ऐसे सफिशिएंट रीज़न है ये मानने के लिए कि उस टाइम पे कुछ ऐसे एटमॉस्फेयर में ऐसी चीज़ें रही होंगी जो ऑक्सीजन के बिना रहे होंगे। Even among present day living organism, so we know of several that are adapted to anaerobic condition। anaerobic मतलब बिना ऑक्सीजन के। तो आज के प्रेजेंट डे के, और अगर हम इन्वायरमेंट की बात करें तो यहाँ भी ऐसे कई ऑर्गेनिजम्स हैं जो एनारोबिक कंडीशन में रह सकते हैं। Some of these organisms are facultative anaerobes, while in other requirement for anaerobe condition is obligate। facultative और obligate में डिफरेंस क्या है कि कुछ सिर्फ और सिर्फ जो ऑक्सीजन के बिना रहे, एनारोबिक कंडीशन में रहे, ऑक्सीजन के बिना रहे, उनके लिए ऑब्लिगेट है, वो ऐसे में ही रह सकते हैं, ये ज़रूरी है उनके लिए रहना। कुछ है फैकल्टेटिव कि अगर ऑक्सीजन नहीं है तो वो रह सकते हैं और अगर ऑक्सीजन है तो भी वो रह सकते हैं, ठीक है, कंपल्शन नहीं है। ऑब्लिगेट में कंपल्शन होता है, कंपल्सरी होता है। इन एनी केस ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिटेन द एंजाइमेटिक मशीनरी टू पार्शियली ऑक्सीडाइज ग्लूकोज विदाउट द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। वो कह रहा है किसी भी केस में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो रिटेन करते हैं एंजाइमेटिक मशीनरी, मतलब वो अपनी एंजाइमेटिक मशीनरी का ध्यान रखते हैं, एंजाइम का ध्यान रखते हैं, ताकि वो ग्लूकोज को हल्का सा ऑक्सीडाइज करें, सॉरी टू पार्शियली ऑक्सीडाइज ग्लूकोज, मतलब ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज कर सकें, आगे उसको मतलब किसी और फॉर्म में चेंज कर सकें, लेकिन ऑक्सीजन की जरूरत ना पड़े। दिस ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज टू पायरुविक एसिड इज कॉल्ड ग्लाइकोलिसिस। जहाँ पे इन्हें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ी और मोस्टली उन्होंने खुद ही किया ऐसे ही एक प्रोसेस को जिसमें आपका ग्लूकोज से पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस। अगर ग्लाइकोलिसिस एक टर्म में समझना हो तो ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का टुकड़ों में होना, कितने में, क्या बनाने के लिए, पायरुविक एसिड में, उसको ग्लाइकोलाइसिस बोलते हैं। तो ये था पार्ट 1 रेस्पिरेशन इन प्लांट्स चैप्टर का 11th बायोलॉजी का। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। और इसके और पार्ट्स देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए या फिर मेरे चैनल पे 11th बायोलॉजी प्लेलिस्ट में जाके चेक कीजिए। थैंक यू सो मच।